नेक्स्ट काउंसलिंग है अमित गंगवार की, जो कि बहुत ही उत्साहित छात्र लग रहे हैं, जो कंपटीशन को लेके इतने उत्साहित हैं मानो बहुत आसान है। अमित गंगवार, मुझे एक कहानी याद आती है आपके उत्साह को देखकर। एक गांव में एक गुरुकुल था और उस गुरुकुल में एक बरगद का पेड़ था जिस पे हजारों तोते रहते थे। और वह तोते क्या करते थे, जब सुबह को वहाँ के जो गुरुकुल के छात्र थे वेद पाठ करते थे, उपनिषदों को पढ़ते थे, महाभाष्य को पढ़ते थे, आर्यणक को पढ़ते थे, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ते थे, तब तोते उनको ध्यानपूर्वक सुनते थे और सुनने के बाद क्या करते थे, उनको कंठस्थ कर दिया करते थे। और जब गांव के लोग वहां पे दोपहर के बाद आते थे छांव में आराम करने के लिए या घूमने के लिए, तो तोते उनको ज्ञान देते थे और वो ज्ञान देते थे जिससे धीरे धीरे जो गांव के लोग थे और वहां की जनता थी वो जागरूक होने लगी। क्या होने लगी? जागरूक होने लगी। अब इसके बाद जनता के अंदर क्या आने लगा? कॉमन सेंस आने लगा, उसका ज्ञान बढ़ने लगा। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। राजा को लगा, अरे प्रजा इतनी समझदार कैसे हो रही है, प्रजा के अंदर ज्ञान क्यों आ रहा है? आप बात समझ रहे हैं ना? वो आपको सब कुछ देंगे लेकिन वो आपको शिक्षा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि शिक्षा दे दी तो क्या होगा? विजडम यानी ज्ञान बढ़ सकता है, तो इसलिए वो आपको शिक्षा नहीं देंगे। अब राजा की नई समस्या बढ़ गई। समस्या ये थी कि लोगों के अंदर ज्ञान बढ़ रहा है, लोग तर्क कर रहे हैं, लोग वितर्क कर रहे हैं, यानी लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया। राजा ने कहा ऐसा है, जो लोग तर्क कर रहे हैं उनकी सबकी हत्या कर दो। तब उनके मंत्री ने कहा महाराज ये संभव नहीं है, पब्लिक इतनी अधिक है, लोग इतने अधिक हैं कि उनकी हत्या नहीं की जा सकती। तब राजा ने कहा ठीक है, तो इसका कोई समाधान निकालो। तब उसके मंत्री ने कहा कि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्ञान तोते दे रहे हैं, क्यों ना तोतों को देखा जाए। तब राजा ने कहा ठीक है, तोतों को ही मरवा दो। पर जो मंत्री थे बोले नहीं, हम फिर गलती कर रहे हैं। अगर हम तोतों को मरवा देंगे तो वहां प्रॉब्लम ये आएगी कि जनता विद्रोह कर सकती है और जनता पागल हो जाएगी कि जो तोते हमें ज्ञान दे रहे थे आपने उन्हीं की हत्या करवा दी। तो राजा बोला मुझे नहीं पता, और मंत्रियों को बुलाओ, महामंत्री को बुलाओ, इसका समाधान निकालो। तब महामंत्री ने कहा कि पहली बात, ये ज्ञान आ रहा है तोतों के अंदर और ये ट्रांसफर हो रहा है पब्लिक में, तो इसके लिए राजा करना क्या है, महाराज क्या करना है, पहले जो छात्र वेद पाठ करते हैं, जो उपनिषदों को पढ़ते हैं, जो आर्यणक को पढ़ते हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ते हैं, जो महाभाष्य को पढ़ रहे हैं, पहले उनको निपटा दो। जब वो वहां पे कुछ पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा, उन तोतों के पास नॉलेज आएगी ही नहीं। और इसके बाद वो तोते जिस बरगद का आश्रय लेते हैं उस बरगद को जड़ से ही उखड़वा दो, उस बरगद को जड़ से ही उखड़वा दो। फिर जब बरगद ही जड़ से उखड़ जाएगा तो मेरे भाई फिर तोते बैठेंगे कहां पे, यानी तोतों का कॉन्सेप्ट खत्म। जब बरगद ही नहीं होगा तो तोते खुद उड़ जाएंगे, और जब तोते उड़ जाएंगे, कोई कहीं बैठे कोई कहीं बैठेगा, तो पब्लिक को ऐसा भी नहीं लगेगा, पब्लिक को ज्ञान मिलना बंद हो जाएगा। और पब्लिक को ऐसा भी लगेगा कि तोतों को किसी ने भगा दिया या तोतों को किसी ने मरवा दिया, कुछ हुआ। तो इस प्रकार से लोगों को ज्ञान मिलना बंद हो जाएगा और क्या होगा, जनता धीरे धीरे अपने पुरानी रूढ़िगत और परंपरागत तरीके में आ जाएगी। तो मेरी जो कहानी का, और ऐसा ही किया गया, पहले क्या किया गया, जहां वेद पाठ होता था वहां के स्टूडेंट को हटा दिया गया, वहां के गुरुकुल के छात्रों को हटाया और इसके बाद उस बरगद को कटवा दिया। और जब बरगद कट गया तो तोते वहां क्या करते, तोते जंगल में उड़ गए, चले गए, और इसके बाद लोगों को ज्ञान मिलना बंद हो गया। तो कहानी की जो मॉरल स्टोरी है अमित गंगवार, आप समझ ही गए होंगे, और जो समझ गए तो कमेंट करके बताइए तोते कौन हैं और वो वेद पाठ करने वाले स्टूडेंट कौन हैं, और जिस पब्लिक को, जनता को जो ज्ञान दिया जा रहा है वो जनता कौन है, और जो बरगद का पेड़ जिस पे वो तोते बैठते थे वो बरगद का पेड़ क्या है। अगर जो लोग समझ चुके हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो वो स्थिति है इस समय, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर अच्छी बात है, उत्साह होना बढ़िया बात है, अच्छा लगता है। देखो भाई, मैं तो पहले ही कहता हूँ कि अपना सब्जेक्ट जो है वो अच्छा कर लो, ठीक है। जरूरी नहीं है आपकी जॉब यूपी में लगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि यूपी में वैकेंसी आए, कुछ नहीं पता क्या हो, ठीक है। तो भाई यूपी में नहीं आ रही तो अन्य राज्यों में आ रही, वहां आप तैयारी करिए, वहां अप्लाई करिए, आपको तो सिलेक्शन ही लेना है। और जब यूपी में आए तो वापस यूपी में आ जाइए। तो अमित गंगवार, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, यूपी बोर्ड से आपके बहुत अच्छे नंबर आए, हाई स्कूल में 87% है, इंटर में जो है वो 83% है। पर मेरे भाई बीएससी में क्या करा, लगता है थोड़ा सा रास्ता भटक गए। क्या हुआ कि आपके
67% आए, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपने फिर स्थिति संभाली और बीएड में आपके 78% नंबर हैं, ठीक है। आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, पर आपने एक गलती यहाँ पे ये करी कि हमने बताया था कि आप हमें अपने सब्जेक्ट की जानकारी दें कि कितने परसेंट में है। तो आपने क्या करा कि सीटेट में हमें अपने नंबर नहीं बताए कि आपके हिंदी में कितने हैं, मैथमेटिक्स और साइंस में कितने हैं। इसके अलावा आपने हमें टीजीटी के नंबर नहीं बताए, एलटी के नंबर नहीं बताए। अब आप कहोगे सर हमने ना तो एलटी का एग्ज़ाम दिया है ना टीजीटी का, तो आपको करना कुछ नहीं है। एक एलटी का एग्ज़ाम प्रिंट आउट करा लीजिए 2018 वाला पेपर, एक टीजीटी का 2021 वाला प्रिंट आउट करा लीजिए और दोनों को ईमानदारी सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि आपके कितने नंबर हैं, आपके उसमें कितने नंबर हैं। तो हमें सटीक पता लगेगा कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है। देखो ये आपका बैकग्राउंड है, अब वर्तमान स्थिति में आपकी क्या चल रही है, तो ये हमें टीजीटी और एलटी के उससे ही पता लगेगा। जैसे मैं एक स्टूडेंट का कमेंट देख रहा था, वो कह रही थी कि एक स्टूडेंट है हिना, वो कह रही थी कि मैंने टेक्स्ट बुक से लगाया। भाई आप टेक्स्ट बुक से मत लगाइए, आप सीधे प्रिंट आउट करवाइए एलटी का, क्योंकि ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ना टीजीटी का ऑनलाइन होगा ना एलटी ग्रेड का ऑनलाइन होगा, दोनों पेपर ऑफलाइन होंगे। तो आप कोई टेक्स्ट बुक ऐप पे या किसी और ऐप पे जाके पेपर सॉल्व मत करिए, आप क्या करिए अपना प्रिंट आउट निकलवाइए, करवाइए। तो आप अगर हमें अपने नंबर बता देते टीजीटी के और एलटी के कि कितने नंबर आ रहे हैं, तो हम आपको अच्छे से समझ पाते। देखो आप जो भी कमेंट करते हो मैं आपका आंसर अच्छे से तभी दे पाऊंगा जब मुझे आपका बैकग्राउंड पता होगा, आपके बैकग्राउंड के बारे में पता होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता देना बाद में। तो आपको एलटी और टीजीटी के अमित मुझको नंबर बताने हैं, ठीक है। देखो जो एलटी के नंबर हैं वो क्या है, 150 नंबर का एलटी का एग्जाम होता है, जिसमें 30 नंबर जीएस के आते हैं, 120 नंबर जो हैं सब्जेक्ट के आते हैं। आपको मुझे बताना है कि 120 सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर हैं और आपके जीएस में कितने नंबर हैं, मैं समझ जाऊंगा आप कितने पानी में हो। फिर आपको मुझे टीजीटी का जो एग्जाम होता है वो 125 नंबर का होता है, 125 में कितने आ रहे हैं वो आप मुझे बता देना। अब इसके बाद स्टडी मटेरियल आपके पास है नहीं, तो मैंने आपको स्टडी मटेरियल बता दिया है और आपको क्वेश्चन बैंक बताया जाएगा, ठीक है। आपकी रुचि क्रिकेट है, मूवी है और मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब रुचि या हॉबी तो हॉबी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि अगर आप सुबह को अपना मूड बनाते हो कि खेलने जा रहे हो तो दोपहर हो ही जाती है, लगभग बहुत अधिक समय बर्बाद हो जाता है, ठीक है। मूवी भी ये है कि मूवी आपके दिमाग को प्रदूषित भी कर देती है, आपके दिमाग में ज़्यादातर कचरा भी भर जाता है, इसके अलावा और भी आपके सामने समस्याएं खड़ी होती हैं। तो मैं यही राय दूंगा कि जो बॉलीवुड के सॉन्ग हैं या जो भी सॉन्ग हैं, थोड़ा सा सॉन्ग से दूर रहिए और थोड़ा सा मूवी से दूर रहिए, क्योंकि ये आपके 3 घंटे बर्बाद कर ही देती है। और यूट्यूब की साजिश आपको पता ही है कि पूरी मूवी का जो सबसे बेस्ट सीन है, जो सबसे बेस्ट टुकड़ा है 5 मिनट का या 10 मिनट का, वो यूट्यूब पर पहुंचा देंगे। और जैसे ही आप वो टुकड़ा देखेंगे फिर आपका मन करेगा कि ये इतना सा शॉट इतना अच्छा है तो पूरी मूवी कितनी अच्छी होगी, आप मूवी पे चले जाते हैं, फिर आपके 3 घंटे खत्म, ठीक है। आपको ये बताते हैं कि क्या क्या करना है। अब ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले हमने आपका बैकग्राउंड समझ लिया, लेकिन हम आपका वर्तमान नहीं समझ पाए। वर्तमान तभी समझेंगे जब आप हमको अपने नंबर बताएंगे। अब आपने कहा था सर मैथ की बुक लिस्ट बता दीजिए, ठीक है। तो मैथ की बुक लिस्ट, अब एक समस्या आप लोगों के आगे ये भी आएगी, सर इतनी ढेर सारी किताबें। तो मेरे भाई आजकल जितने टफ एग्जाम आ रहे हैं, जितने डिफरेंट टाइप के एग्जाम आ रहे हैं, तो उनको पकड़ने का तरीका बुक है, क्योंकि एग्जामिनर किसी एक बुक का सहारा नहीं लेता, वो 2 से 3 बुकें हर चीज़ की उसके पास होती हैं, तभी नोट्स का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। अब आप ये देखो कि भाई आपको 50-55 हज़ार का नौकरी मिलेगा या मान के चलिए 70-75 हज़ार की मिलेगी, तो थोड़ा बहुत तो भाई आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर युद्ध जीतना है तो वेपन तो खरीदना पड़ेंगे ही। तो आपका जो मैथ है तो इसमें क्या है, टोटल 7 यूनिट हैं। मैथ में आपकी कितनी यूनिट है, टोटल 7 यूनिट हैं। पहली यूनिट कौन सी है, बीजगणित अलजेब्रा। दूसरी कौन सी है, रियल एनालिसिस। तीसरी कौन सी है, वेक्टर एनालिसिस। फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसके बाद कैलकुलस है, ज्योमेट्री है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, 7 यूनिट हो गई। बीजगणित, वास्तविक विश्लेषण, सदिश विश्लेषण, सम्मिश्र विश्लेषण, कलन, ज्योमेट्री, सांख्यिकी एवं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से आपकी 7 यूनिट हैं। तो अमित करना क्या है कि बीजगणित के लिए आप एक किताब आती है जिसको 3 राइटरों ने मिलकर लिखा है। विकास यादव बहुत फेमस नाम है, आप जानते ही हैं। ओमकार और गौरव अग्निहोत्री, ये इस नाम से आती है, यादव, ओमकार और अग्निहोत्री। तो इस तरीके से ये एक बुक आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आर के मिश्रा की भी आपको लेना है, डॉक्टर सुधीर कुमार की भी लेना है,
ठीक है। यहाँ मैं एक चीज़ बना दूं भाई, एक चीज़ से आप नहीं बच सकते, ये मैं स्पष्ट कर दूं कि जो एकेडमिक बुकें होती हैं जिसको हम बीएससी की या जो इंटर की है वो होना परमानेंट है, वो तो बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप खाना बना रहे हो तो खाना बना रहे में कुछ बेसिक चीज़ जैसे आग, जिसको गैस कहते हैं, गैस चूल्हा कहते हैं या आग कहते हैं, भट्टी कहते हैं, अंगीठी है, वो एक बेसिक नीड है, वो परमानेंट होना ही होना चाहिए। तो उसी तरीके से वो एकेडमिक बुक तो आपके पास हाई स्कूल की, इंटर की, आपकी बीएससी की, ये होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये बुक लेना है। अब अगला आपका टॉपिक है वास्तविक विश्लेषण, रियल एनालिसिस। ये दो लोगों ने मिलकर रखी है, मनोज गुजल ने और राजा रमन ने, इनकी बुक लेना है। और आपको एक बुक और है जो दो राइटरों ने लिखी है, अनिल कुमार मेनारिया और गजेंद्र पाल सिंह राठौर, इनकी आपको बुक लेनी है। अगला है आपका सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। ये आपको जे.जी. चक्रवर्ती और आर.पी. घोष, बंगाली राइटर हैं दोनों ने मिलकर लिखी है, ठीक है, अच्छी बुक है। वंशीलाल और संजय अरोरा, दूसरी बुक ये है। जब प्लस का नाम बनता है तो इसका मतलब है दो राइटर ने मिलकर लिखी है, ठीक है। इसके अलावा एक विदेशी बुक है जो बहुत ही पॉपुलर है, चलती हुई है, जिसके राइटर है, बहुत ही प्रसिद्ध राइटर है, एडविन विडवेल विल्सन। ये भी आप ले सकते हो, किसके लिए? वेक्टर एनालिसिस के लिए, अगर आपको इंग्लिश में समझ में आती है। हिंदी वर्जन भी इसका उपलब्ध है। इसका मुझे टाइटल बहुत अच्छा लगता है, भूली हुई किताब। इसका टाइटल नीचे क्या है? भूली हुई किताब। ये तो वही बात हो गई ना कि किताबों पे धूल जम जाने से कहानियां खत्म नहीं हो जाती। देखिए कितनी गहरी बात कही है कि किताबों पे धूल जम जाने से कहानियां खत्म नहीं हो जाती। कुछ उसी तरीके से इनका भी टाइटल है, भूली हुई किताब, यानी जिसको भुला दिया। बहुत अच्छे राइटर हैं ये, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका सम्मिश्र विश्लेषण, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये हरिकिशन की एक किताब ले लीजिए और A.R. वशिष्ठ, अच्छी किताब है यार वशिष्ठ की। और विदेशी किताब लेना चाहें तो जॉन एन मैथ्यूज की भी बढ़िया है और रसेल डब्ल्यू हॉवेल की भी बढ़िया है, ठीक है। तो ये अच्छी बुक है। इसके बाद कैलकुलस कलन जो है, ये दो लोगों ने मिलकर लिखी किताब, डॉक्टर प्रगति गौतम और डॉक्टर अरविंद। फिर इसके बाद क्या है, डॉक्टर प्रवीण सारस्वत की। और दूसरी आपको किसकी लेना है? डॉक्टर कुलदीप और मनीष कुमार की, मिक्स है। ज्योमेट्री आप डॉक्टर F.D. यादव, बहुत प्रसिद्ध बुक है, आपने नाम भी सुना होगा, सत्यम नाम से प्रसिद्ध है ये, इनकी ले लीजिए। पुनीत चौधरी की और R.K. मिश्रा। अब सांख्यिकी एवं प्रायिकता, ये गौरव कोहली की ले लीजिए। अभिनय सर आप जानते हैं यूट्यूब पे एसएससी का वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी किताब है। M. राय और H. शर्मा सिंह की किताब ले लीजिए। H. शर्मा और सिंह इन्होंने मिलकर लिखी है। बाकी R.S. अग्रवाल आपके पास होगी, नहीं है तो ले लीजिए। अब आप बात कहोगे सर आपने ये 3-3, 4-4, 2-2 किताबें लिख दी सर, इससे क्या फ़ायदा? इससे ये फ़ायदा कि जब आप मैथमेटिक्स का क्या नाम है क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे, और क्वेश्चन बैंक में आप क्या क्या लाएंगे, मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन बैंक होगा, तो उस क्वेश्चन बैंक में आपके पास क्या होगा, जैसे मान के चलिए LT ग्रेड ग्रुप के क्वेश्चन बैंक होंगे। इसका LT ग्रेड का लीजिए। अब आपका LT ग्रेड का ग्रुप हो गया, दूसरा TGT का ग्रुप हो गया, तीसरा आपका UGC का ग्रुप हो गया, ठीक है। ये ग्रुप हो गए, 3 ग्रुप के हो गए। अब आपके पास LT ग्रेड का क्वेश्चन बैंक है 10 साल का, और किसका है? GIC प्रवक्ता का है, और किसका है? GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का है। इसके बाद आपका पास PGT का है और असिस्टेंट प्रोफेसर का है, UGC नेट का है, ठीक है। अब आपके पास इतने हैं। अब आपने देखा कि क्वेश्चन जो है, मान के चलो LT में आपने सब 4-5 साल के क्वेश्चन निकाले जिनकी संख्या, किसके? बीजगणित के, जिनकी संख्या आ रही है 30-35। अब पता लगा उसमें से कुछ क्वेश्चन तो राजगोपालाचार्य में मिलेंगे, सॉरी कुछ गोपाल जो है वो जे.जी. चक्रवर्ती में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन बंसीलाल में मिलेंगे। अब आपके पास एक ही किताब है चक्रवर्ती और घोष की, अब आपको आधे से अधिक क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे हैं। फिर आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, सर हमारे पास तो मटेरियल ही नहीं है, सर हमारे पास तो मटेरियल ही नहीं है, हम क्या करें? तो जब आपके पास एक ही टॉपिक की 3 से 4 बुकें होती हैं, फिर चाहे LT ग्रेड के क्वेश्चन हों, GIC प्रवक्ता के हों, TGT PGT के हों, फिर एग्जामिनर आपकी हद में रहेगा, यानी आपकी हद में वो क्वेश्चन होंगे, आपको दहशत नहीं आएगी। जानते हो कंपटीशन में आपका डर क्या है? यही तो है, आप क्वेश्चन देखते हो, अरे ये तो हमारी किताब में है ही नहीं, पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से ला के रख दिया। भाई तुम्हारे पास मटेरियल नहीं है, तुम्हारे पास बुक नहीं है, तुम्हारे पास बाजारू बुकें हैं। कौन सी हैं? तुम्हारे पास जो नोट्स हैं कोचिंग सेंटर के वो हैं, कोचिंग सेंटर की छपी हुई किताबें हैं, तुम्हारे पास संदर्भ बुक नहीं है, तुम्हारे पास मूल किताबें नहीं है, तुम्हारे पास एकेडमिक किताबें नहीं है।
तो ये सब एकेडमिक किताबें, संदर्भ किताबें, मूल किताबें हैं। तो आपके पास क्या है, मान के चलिए ये आपने एक पेज रेडी किया, अब आपको एक टॉपिक तैयार करना है। क्या करना है? कैलकुलस करना है। अब आपने एक पेज पे जितने भी कैलकुलस के क्वेश्चन, चाहे वो टीजीटी में आए, एलटी में आए, पीजीटी में आए, असिस्टेंट प्रोफेसर में आए, वो एक ही पेज पे लिख लिए। अब आप ढूंढने बैठे कि इसको किस किताब से लिया गया है। तो जब आपके पास कलन की ये 4 किताबें होंगी, 3 किताबें होंगी, तो ये क्वेश्चन फिर आपकी हद में होंगे, बाहर नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पकड़ लोगे। अब बात ये आई, ये तो हो गया कि मॉक टेस्ट कौन से लेना है, एलटी ग्रुप का लेना है, टीजीटी का लेना है, यूजीसी का, ठीक है, ये सारे लेना है। यूथ पब्लिकेशन के अच्छे आते हैं, बाकी नहीं मिले तो घटना चक्र के आप ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी थोड़े से क्वेश्चन पे, जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं समझ आता है पर स्टडी में मन नहीं लगता। देखो मेरे भाई, स्टडी में मन क्यों नहीं लगता, इसको थोड़ा समझ लो। जैसे एक स्टूडेंट है, उसको क्या है कि कैलकुलस पढ़ना है, तो सामग्री में हो सकता है उसके पास एक आध इंटर की किताब हो, या एक आध उसके पास बीएससी की किताब हो, या एक आध अच्छी किताब हो। अब वो बेचारा कैलकुलस पढ़ा जा रहा है, तो उसका क्या मन लगेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। अब उसने क्या करा, एक दिमाग दौड़ाया कि यार मैं कैलकुलस पढ़ तो रहा हूं, लेकिन बात यह है कि मैं जानना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड में 6 से 7 साल में कैलकुलस से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, किस कठिनाई स्तर के क्वेश्चन पूछे हैं, उनका कठिनाई लेवल क्या है। अब जानने के लिए आपने खींच लिए एलटी ग्रेड के 10 ईयर में से, आपने खींच लिए कैलकुलस। अब आपका मन हुआ यार एलटी ग्रेड का जो बाप है वो जीआईसी प्रवक्ता है, यानी एलटी ग्रेड से जो हाई एग्जाम है वो जीआईसी प्रवक्ता है। अब आप मैथमेटिक्स जीआईसी प्रवक्ता उठा लिए। अब आप झांक के देख रहे हैं कि कैलकुलस से ने कैसे क्वेश्चन पूछे, वो भी आपने एक पेपर में मेंशन कर लिए। अब इसके बाद क्या करा, आपका करा कि यार इसका दादा कौन है जीआईसी प्रवक्ता का, एलटी का, वो कौन है दादा जो एलटी का, वो है ग्रैंडफादर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। आपने यहां से भी कैलकुलस उठा लिया। अब आपको पता लगा कि मेरे पास तो एलटी का, जीआईसी का, तीनों बड़े एग्जाम के कैलकुलस के क्वेश्चन हैं। अब आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपको लग रहा है यार ये तो पता नहीं ने कहां से पूछा है, कुछ जान पहचान के लग रहे हैं, कुछ थोड़े से अलग टाइप के लग रहे हैं। फिर आपकी रुचि और बढ़ी कि अब मैं और जानना चाहता हूं टीजीटी में कैसे क्वेश्चन, क्योंकि जो व्यक्ति एलटी दे सकता है, अमित गंगवार, आप एलटी भी दे सकते हैं, आप टीजीटी भी दे सकते हैं, आप जीआईसी भी दे सकते हैं, आप पीजीटी भी दे सकते हैं। अगर पीजी हैं तो ये दोनों दे सकते हो, केवल अगर यूजी हैं तो आप एलटी और टीजीटी दे सकते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि कैलकुलस में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपके पास जखीरा तैयार हो गया कैलकुलस के क्वेश्चन का। अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ है पर क्वेश्चन आ गए। अब आप कैलकुलस की ये 2-3 किताबें खोल के बैठे। अब आप देख रहे हो कि जो क्वेश्चन आए क्या उसके अकॉर्डिंग किताब में है नहीं है, तो जिसके अकॉर्डिंग किताब में नहीं वो आप छोड़ दोगे, और जिस किताब में अकॉर्डिंग है वो आप अच्छे से पढ़ोगे, उसको अच्छे से देखोगे, तब आपका मन लगेगा। तो आप समझ में आ रहा है स्टडी में मन क्यों नहीं लगता। स्टडी में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, और क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन नहीं निकले हैं, और इसके पास आपके पास मटेरियल नहीं है। जब क्वेश्चन बैंक का जखीरा एक तरफ होगा, मटेरियल एक तरफ होगा, आपस में आप मैचिंग करोगे, और एक कलन से इतने क्वेश्चन आए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, इसमें से तो 60% में बना ही नहीं पा रहा हूं, तो वो कैसे बनेंगे। वो इन किताब को डॉक्टर प्रगति गौतम को पढ़ के बनेंगे, वो डॉक्टर कुलदीप को पढ़ के बनेंगे, वो डॉक्टर प्रवीण सारस्वत को पढ़ के बनेंगे, तब आपका क्या है, मन लगेगा। अब बात समझ में आई। मन नहीं लगता तो एक तरीका तो जो है क्वेश्चन बैंक परफेक्ट करिए, दूसरा अपना मटेरियल फिट करिए। इसके बाद आपने कहा मेरी हॉबी मूवी है, तो गणित के जितने भी एक्सपर्ट हैं, या गणित के जो भी जनक हैं, गणित में महान हस्तियां हैं, गणित के फादर हैं, या गणित के जो बहुत बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, तो इंग्लिश भाषा में उन सबकी बायोग्राफियां हैं, कुछ की हिंदी भाषा में भी है। तो मूवी देखने से अच्छा है आप जितने भी गणितज्ञ हुए हैं उनकी क्या करिए, बायोग्राफी देखिए, उनकी मूवी देखिए। एक रामानुजम आई थी, कितनी अच्छी लगती थी, वो बच्चा छोटा सा कैसे गणित को सॉल्व करता है, कि एक वो व्यक्ति जो अनपढ़ है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, वो भी उस मूवी को पसंद करता है। वो देखा आपने, मंदिर में जाता है, चने उसको दिए जाते हैं, वो पंडित जी को चैलेंज करी जाता है कि आपके इतने चने कम पड़ जाएंगे और इतने लोग प्रसाद से वंचित रह जाएंगे। लास्ट में वो ही होता है, उतने ही चने कम पड़ जाते हैं। तो अच्छी बात है, अगर आपकी मूवी है हॉबी देखना, तो आप मूवी देखिए, पर वो गणितज्ञों की देखिए, आप बायोग्राफी देखिए, गणितज्ञों की देखिए, लीलावती को पढ़िए। खैर भारत सर कह रहे ऐसा तो प्रतिबंध लगा रखा है, अब क्या सच है क्या नहीं मुझे नहीं पता। लोग तो ये कहते हैं जो लीलावती पढ़ लेता है वो भूतों से, पिशाचों से, आत्माओं से बात करने लगता है, वो भूतों को बुलाने लगता है, भूत आकर्षित होने लगते हैं। सच है झूठ है, किंवदंती है, मैं नहीं कहता। लीलावती है, आप पढ़िए,
ठीक है। इसके अलावा और कई गणित की किताबें हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, वैदिक गणित को पढ़ सकते हैं। और दूसरा एक काम ये करिए, गणित का इतिहास क्लियर करिए। गणित का उद्भव कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, वर्ल्ड में उत्पत्ति कैसे हुई, भारत में उत्पत्ति कैसे हुई, तो थोड़ा सा जानकारी करिए, तब आपका गणित में क्या लगेगा, मन लगेगा। बात आई समझ में? मन दो तरीके से लगेगा, एक गणित का बैकग्राउंड जानिए, गणितज्ञों के बारे में जानिए, इसके बाद आप क्या करें, अपना क्वेश्चन बैंक फिट रखिए और अपना मटेरियल फिट रखिए। तरीका मैंने बता ही दिया, जो टॉपिक पढ़ना है भाई पहले उसके क्वेश्चन देखना है कि क्या स्थिति है क्या नहीं है, तब क्या होगा, आपका मन लगेगा। ठीक है। आप कह रहे हैं एलटी ग्रेड में एज लिमिट क्या है? बेटा अमित, एलटी ग्रेड में जो एज लिमिट है वो जिस दिन नोटिफिकेशन आए उस दिन आपकी 21 साल पूरी हो जानी चाहिए। जिस दिन नोटिफिकेशन आए उस दिन आपकी 21 वर्ष आयु पूरी हो जानी चाहिए। और लास्ट आयु है इसकी 40 वर्ष, यानी जो लास्ट एज है कि कितने तक अप्लाई कर सकते हैं, 21 से 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 40 के बाद नहीं कर सकते। ठीक है। आपका साथ चाहिए तो बेटा हम बिल्कुल आपके साथ हैं। देखो एक चीज़ हम बताएं, हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं अच्छी, आपकी जो भी बाधाएं आती हैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। बस जो चीज़ हम पूछें वो बता दीजिए। अगर आप मुझे यहाँ टीजीटी के और एलटी के अपने नंबर बता देते तो मैं आपको 50% से अधिक और जान लेता। अब मैं आपको केवल 50% जान पाया। तो आप क्या करिए, मुझे नंबर बताइए। ठीक है, हम आपके साथ बिल्कुल हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस होता क्या है भाई, आप कमेंट करते हो तो हम एकदम आपको वीडियो नहीं दे सकते, उसके कई कारण होते हैं। वो मैंने कहानी बताई ना आपको, बरगद वाली तोते वाली और वेद पाठ करने वाले स्टूडेंटों की, उनमें से एक करेक्टर हमारा भी है। तो भाई सीधी सी बात है कि जब सब लोग मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो वो भी तो मर रहे हैं, वो भी तो खत्म हो रहे हैं। तो हमें भी दो और भी काफ़ी काम रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है। ये टीचिंग तो हॉबी है, लेकिन इसके अलावा भाई और साइड बिजनेस या कह सकते हो और काम है, वो भी हैं। तो हम वीडियो आपको देंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पर तत्काल नहीं हो सकती, थोड़ा समय लगेगा। तो आप बिल्कुल हमारा साथ है। अब आया सर सटीक टाइम टेबल बताइए। तो देखो भाई, जो इस तरीके के कंपटीशन होते हैं इसमें 2-4 काम आपको करना होते हैं। इसमें वैसा टाइम टेबल नहीं बनता जैसा टाइम टेबल आपका हाई स्कूल इंटर में बनते हैं। यहाँ पे टाइम टेबल थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। अलग टाइप के टाइम टेबल क्या होते हैं वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा उसको समझ जाएंगे। ठीक है, किस तरीके के टाइम टेबल बनते हैं। यहाँ पे आपको कई स्तर पे काम करना होता है, कंपटीशन लेवल पे आपको कई स्तर पे काम करना होता है। पहला स्तर होता है आपको क्वेश्चन बैंक पे काम करना होता है, यानी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चनों को समझना होता है, उनके टॉपिक का पता लगाना होता है, उनको व्यवस्थित करना होता है। तो यहाँ पे आपको होमवर्क करना होता है क्वेश्चन बैंक पे। एक काम ये हो गया। दूसरा काम आपको क्या है, बुक मटेरियल पे, बुक और मटेरियल पे भी होमवर्क करना होता है कि ये क्वेश्चन किस किताब से आ रहे हैं, किस मटेरियल से आ रहे हैं, उस मटेरियल में क्षमता वो है नहीं है कि इसको बना सके। तीसरा काम जो आपका होता है वो क्या होता है, आपका नोट्स बनाना होता है। इसके बाद आपको क्या होता है, रिवीजन करना होता है। और 5वें नंबर पे आपको क्या होता है, प्रैक्टिस करना होता है, या प्रैक्टिस सेट जो भी आपको लगाना होता है। तो कई स्तर पे आपको काम करना होता है। तो आपका जो टाइम टेबल है वो 2 तरीके से बनेगा। 2 चीज़ें होंगी उस टाइम टेबल में, एक होगा मेन, एक होगा रिवीजन। या आप ऐसा कर लीजिए, 3 को कर लीजिए। या मेरे हिसाब से आप अपने आप को 2 में रखिए। मेन का मतलब ये है कि आप अपने टाइम टेबल को कुछ इस तरीके से बांटेंगे कि 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक हिस्से में क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए ये आपका पूरा जो भी पढ़ाई का समय है, इसको आप इस तरीके से ऐसे बांटेंगे। कहने का मतलब आप बांटेंगे इसको 60 और 40 में। तो 60% टाइम में आप अपना जो मुख्य काम है वो करेंगे। मुख्य काम क्या हो गया, क्वेश्चन छांटना, क्वेश्चन के आगे टॉपिक लिखना, फिर अपने मटेरियल को देखना कि यहाँ से फंस रहे हैं नहीं फंस रहे हैं, फिर अपने नोट्स बनाना, स्टडी करना। ये आप 60% टाइम में करेंगे। और 60% टाइम में क्या करेंगे, वो 40% टाइम में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन कैसे होगा, जैसे आज आपने जो पढ़ा, ठीक है, चाहे मान के चलिए आज आप टॉपिक लेके बैठे बीजगणित, तो बीजगणित में आपने पुराने साल के पेपर में क्वेश्चन देखे, अपना मटेरियल देखा, आपने डिसाइड किया कि किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस मटेरियल से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये काम करने में आपको 60% टाइम लग गया। अब जो 60% है तो ये भी कुछ कर लो, आज तो रिवीजन होगा नहीं। अब जब दूसरा दिन आएगा
तो इस 60% में तो आप नया काम करोगे, लेकिन जो ये 40% समय है इसमें आप अपना जो आपने कल पढ़ा था उसका आप रिवीजन करोगे। देखो भाई, कंपटीशन में रिवीजन नहीं करोगे तो कहानी गई, मैथ में तो वैसे ही गई। तो आपका टाइम टेबल कैसा बनेगा, 60% टाइम में आपको मेन चीज़ें पढ़ना है, और जो पिछले दिन पढ़ी थी, जो पुरानी पढ़ी थी, 40% टाइम में आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। ठीक है, क्या करना है, रिवीजन करना है। जैसे मान के चलिए आप सुबह पढ़ने बैठे, कितने बजे से पढ़ने बैठे, मान के चलिए 8 बजे से। 8 बजे से आप 1 बजे तक पढ़ने बैठे, आपने मेन पढ़ लिया जो भी मुख्य काम था। इसके बाद आपने क्या करा, आप फिर 3 बजे से बैठे, कितने समय के लिए, मान के चलिए 5 बजे के लिए, फिर भी आपने मेन में काम किया। अब आप बैठे कितना, 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक। अब आप यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए। कुछ इस तरीके से आपका टाइम टेबल होगा। ठीक है, ये अधिक समय हो गया, ये थोड़ा कम समय हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला है कि रणनीति क्या, कैसे तैयारी करें। तो तैयारी का यही है कि सबसे पहले आप अपनी मटेरियल रेडी करें, फिर अपने क्वेश्चन बैंक को रेडी करें, फिर टाइम टेबल ऐसा बना लें अपने हिसाब से कि 60% टाइम जो है वो मुख्य चीज़ों को पढ़ने में, जिसमें आपके क्वेश्चन बैंक हो गया, टॉपिक हो गए, नोट्स हो गए, ये करने में हो जाए, और इसके अलावा 40% चीज़ में रिवीजन हो जाए। और आप क्या करेंगे, फिर इसके बाद आप ये करें कि जो टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं पहले उसके क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन देखने के बाद क्या करें, उस टॉपिक को समझ लें और पढ़ाई करना शुरू कर दें। और अमित, आपको मौका किन किन भर्ती परीक्षाओं में मिलेगा, आपको मौका मिलेगा एलटी में, फिर मिलेगा टीजीटी में, फिर मिलेगा एडिट जूनियर में, फिर मिलेगा आपको EMRS, ठीक है, एकलव्य आदर्श विद्यालय। तो इन चारों के सिलेबस निकाल के लाइए और इनको व्यवस्थित करिए। और ये सब करने से पहले आप कमेंट करके मुझे दोनों के नंबर बता दीजिए कितने हैं, ताकि मैं आपको अच्छे समझ सकूं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप कमेंट करोगे, कुछ पूछोगे, तो मैं आपकी समस्या सही ढंग से बता सकता हूं।